हेलो बेटा, हम बात कर रहे थे आयनिक बॉन्ड्स की। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, हमने देख लिया था कि अगर आयनिक बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशन क्या, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे तो हम आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो ट्रेंड्स थे वो पढ़ रहे थे या हम अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो हमने क्या बोला, अगर इसकी बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो ये क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अगर सॉलिड है इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मैं तुम्हें एक बार पहले ही बताया था कि आयनिक बॉन्ड स्टार्ट में जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे कि आयनिक बॉन्ड किसके अंदर आते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसका मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सॉलिड फेज पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। बट अगर बात करें मोल्टन और इसके एक्वस सॉल्यूशन की, तो वहाँ पे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद जो एक नया टॉपिक आता है बेटा, इसमें आइसोमर्स आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम पढ़ने वाले हो आइसोमर्स, जिसका फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला, बट ज्योमेट्री अलग अलग होती है, उसको बुलाता है आइसोमर। ठीक है, आइसोमर्स किसको बुलाता है, जिसमें फॉर्मूला तो सेम है बट इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमने बात करी Na की बेटा, NaCl। ठीक है, अब अगर मैं केवल एक NaCl की बात करूं तो क्या ऐसा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बार बार चेंज हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइसोमेरिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन आए ना आए, बट ये हमेशा पूछा जाएगा कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है और इसी कारण क्या करता है, आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता है। समझ पाए बात क्या बोला मैंने, आयनिक बॉन्ड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे Na है तो ये Cl को यहाँ से भी अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी, इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में लिखना, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। बट अगर हम NaCl के पूरे क्रिस्टल बना दें, बहुत सारे क्रिस्टल्स बना दें NaCl के, ठीक है, ये तो मैं केवल एक की बात कर रहा हूँ, NaCl केवल एक मॉलिक्यूल जब है। बट अगर हम पूरे क्रिस्टल की बात करें, 3D स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे मैंने उसमें बताया था तुम्हें लैटिस एनर्जी के अंदर की हर एक Na 6 Cl से घिरा हुआ रहता है और हर एक Cl 6 Na से घिरा रहता है। तो हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर किसी और का भी हो। समझ पा रहे हो, अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर तो चेंज हो नहीं सकता है। क्लियर है, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर चेंज, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि आयनिक बॉन्ड का आइसोमेरिज्म शो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती इनके पास। क्यों? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है। बट दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पूरा क्रिस्टल लेके आ गया हम NaCl का, ठीक है, और दूसरा कोई अदर कंपाउंड लेके आ गए, तो हो सकता है पूरा क्रिस्टल सेम हो। क्रिस्टल तो हो सकता है, अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें, उसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, उसके रूप की बात, उसकी आकृति की बात करें, तो हो सकता है सेम हो। ठीक है, तो एक वर्ड और आता है आइसोमेरिज्म के बाद, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, आइसोमेरिज्म का मतलब है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर चेंज है। ऐसा नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, कि फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग अलग बना रहा है, कहीं NaCl अलग स्ट्रक्चर बना रहा है, कहीं NaCl अलग स्ट्रक्चर बना रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है। बट अगर हम बात करें आइसोमॉर्फिज्म की, तो आइसो मतलब होता है सेम और मॉर्फ का मतलब होता है बेटा, मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप या आकृति या स्ट्रक्चर्स जिसमें सेम स्ट्रक्चर्स हो। अगर पूरे क्रिस्टल की बात करें, हमारे पास एक NaCl का पूरा क्रिस्टल पड़ा है, दूसरा KCl का पड़ा है, फिर MgCl2 का पड़ा है, तो हो सकता है कोई पूरे के पूरे क्रिस्टल एक जैसे दिखें तुम्हें। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म की अगर बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्लियर है बात, दोनों बात समझ आ गई। आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे बट आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। ठीक है, लिख लेना इसको, दे शो आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी, दे शो आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। तो ये आयनिक बॉन्ड था तुम्हारा, बस
कि आयनिक बॉन्ड हम कैसे बन रहे हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं बच्चे कि किसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा है या लीस्ट आयनिक बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, जितना मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा और जितना नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनने वाला है। मेटेलिक मतलब एकदम तुम्हारी जो लेफ्ट साइड में, नॉन मेटेलिक मतलब एकदम जो राइट साइड में। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हो, पहली चीज़ तो आयनिक बॉन्ड बनी किससे रहा है, मेटल और नॉन मेटल से, ठीक है। तो एकदम लेफ्ट और एकदम राइट साइड के अगर एलिमेंट्स को तुम कंबाइन कर रहे हो तो उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तुम समझो तो तुम्हें पता है, जैसे फ्लोरीन की बात हमने करी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4 और लिथियम की कितनी है 1। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा। समझिए बात को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा। मैंने तुम्हें कहीं लिखा रखा है एक बार, डेल्टा ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर, ठीक है। डेल्टा ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। डेल्टा ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आयनिक करेक्टर क्या उसमें ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट होता है बेटा आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमने कोवेलेंट के अंदर थ्योरीज पढ़ी थी ना, या तुम्हें याद होगा जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे वहाँ पे एक टॉपिक बताया था तुम्हें मैंने, हैनी स्मिथ फार्मूला। हैनी स्मिथ ने क्या बताया था तुम्हें कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना % आयनिक करेक्टर है, ज़्यादा है। कोई भी बॉन्ड ना 100% आयनिक होता है ना 100% कोवेलेंट होता है। ये बात हमने एक बार कर ली है, कब, जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी बॉन्ड ना 100% आयनिक होगा ना 100% कोवेलेंट होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना % आयनिक करेक्टर है, ध्यान से समझना। कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें कितना % आयनिक करेक्टर है, ये हमें किसने बताया था, हैनी स्मिथ ने, ठीक है। % आयनिक करेक्टर जहाँ पे हमने निकाला था, ठीक है, 16 चाई ए माइनस चाई बी वाला जो फॉर्मूला था तुम्हें याद होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दिखा था। अब हम किसको पढ़ रहे हैं अभी, आयनिक बॉन्ड्स को पढ़ रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना % कोवेलेंट करेक्टर होगा या कितना कोवेलेंट करेक्टर्स के अंदर है, ये हमें बताता है बेटा फजान्स रूल। एक टॉपिक आता है तुम्हारा फजान्स रूल। फजान्स बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। फजान एक किसका है, साइंटिस्ट का नाम है, जिसने हमें बताया था कि आयनिक जो बॉन्ड हैं तुम्हारे उसमें कोवेलेंट करेक्टर कितना है। समझ पा रहे हो, फजान्स रूल का मतलब क्या है, जो आयनिक बॉन्ड थे उसमें कोवेलेंट करेक्टर कितना है। अब ये क्या है बेटा, एक क्वालिटेटिव, पहले आराम से समझो, ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फजान्स रूल है, ठीक है। जो टॉपिक आता है ये क्या है तुम्हारा फजान्स रूल। मैं तुम्हें एक बार पहले ही बताया था, वापस सुनो, कि कोई भी बॉन्ड जो बना हुआ है ना वो 100% आयोनिक है ना 100% कोवेलेंट है। इस टॉपिक को समझने से पहले आराम से अपने को समेट लेना, उसके बाद टॉपिक पढ़ना, ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आसान टॉपिक है, एकदम समझ आने वाला है अगर ध्यान दोगे तो कोई भी बॉन्ड ना 100% आयनिक है ना 100% कोवेलेंट है, ये बात हमने इससे पहले कर ली है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे फजान्स की तो कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसके अंदर, कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। समझ पाए क्या बोल रहा हूँ मैं, कोवेलेंट करेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, जो भी आयनिक बॉन्ड होगा उसमें कोवेलेंट करेक्टर कितना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फजान्स रूल से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड दिया गया है, हमने उसमें पता करना है कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है कौन कम कोवेलेंट है, एक बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद होगा, जब हम हैनी स्मिथ फार्मूला पढ़ रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर जब निकाल लेते हम क्या बोल रहे थे, % आयोनिक करेक्टर, मतलब हम एग्जैक्ट % बता रहे थे कि कौन बॉन्ड कितना आयनिक है कौन कितना कोवेलेंट है, क्लियर है। बट ये जो है वो क्या था तुम्हारा, वो क्वांटिटेटिव था, ठीक है। अब मतलब ये तुम्हें एग्जैक्ट बता दे रहा था कि कितना % है, ये % नहीं बता पाएगा। ये जो फजान्स रूल है तुम्हें % नहीं बता पाएगा, बस ये तुम्हें एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या है, कौन ज़्यादा आयनिक है कौन कम आयनिक है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बात तुम्हें समझ आ रही बेटा, ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो फजान्स रूल है इस फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हम आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे और निकल भी जाएगा, कौन ज़्यादा कोवेलेंट है कौन कम कोवेलेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे।
दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें जब हम हैनी स्मिथ पढ़ रहे थे वहाँ पे हम परसेंट आयनिक करेक्टर निकाल लेते, परसेंट निकाल लेते, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब तुम्हें क्वालिटी बताएगा। ये क्या बताएगा, केवल क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी नहीं बताएगा, केवल क्या बताएगा, क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है, कितने परसेंट, 10%, 20%, 30%, वो क्या था, क्वांटिटेटिव था, क्वांटिटी बता रहा था तुम्हें। ये क्या है, क्वालिटेटिव है, कौन ज़्यादा कौन कम, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अच्छा कोवेलेंट है कौन बुरा कोवेलेंट है, ठीक है। इस टाइप से तुम्हें क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा। क्लियर है बात। तो इसमें लिखना फजान्स रूल और इसके नीचे लिखना कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। लिखना इसमें नाइदर एनी बॉन्ड इज neither any bond is covalent, neither any bond is 100% ionic, लिखना neither any bond is 100% ionic nor it is 100% covalent। यही बात बोल रहा था कि कोई भी बॉन्ड ना 100% आयोनिक होगा ना 100% कोवेलेंट होगा। neither any bond is 100% ionic nor it is 100% covalent। each bond has mixed character, each bond has mixed character of covalent and ionic bond, each bond has mixed character of covalent and ionic bond। मतलब जितने भी बॉन्ड्स हैं उसमें मिक्स्ड करेक्टर है, कुछ कोवेलेंट हो सकता है कुछ आयनिक हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये भी लिख लो, सेकंड पॉइंट ये भी लिख लेना, नॉट फजान्स आयनिक बॉन्ड के अंदर लिख लेना, या फजान्स रूल में, ये तुम्हें फजान्स रूल के बारे में बता रहा। फजान्स रूल इज अ क्वालिटेटिव, या फजान्स रूल इज अ ओनली क्वालिटेटिव लिखना, मतलब केवल क्या है, क्वालिटेटिव। ब्रैकेट में लिखना नॉट क्वांटिटेटिव, ब्रैकेट के अंदर डाल के लिखना नॉट क्वांटिटेटिव, मतलब तुम्हें बताएगा नहीं कि कितने परसेंट है, ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब सुनो, इसको ध्यान से समझना, इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, ये बात तो हमें समझ आती है, बार बार पढ़ रहे हैं कि कोई भी बॉन्ड ना 100% आयनिक है ना 100% कोवेलेंट है। हमें यहाँ से पता करना है कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट करेक्टर है, ठीक है। बट कैसे पता करेंगे, हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एक कैटायन से मिलके और किससे मिलके, एनायन से मिलके, ठीक है। ये तुम्हारी स्टार्ट होगी, इसको समझना स्टार्ट करना। ये क्या है, कैटायन है, और ये क्या बेटा, एनायन। मैंने कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा क्यों बना रखा है, ये बात सभी जानते होंगे। क्यों, क्योंकि कैटायन का जो जेड इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। कैटायन में क्या होता है, जेड इफेक्ट ज़्यादा, और जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, कैटायन, और इसका जो जेड इफेक्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा, ठीक। ये है बेटा एनायन, और इसका जो जेड इफेक्ट है वो क्या होगा, कम। ये बात तो सिंपल समझ आ रहे हो। अगर किसी का भी एनायन बनाते हो मतलब उसका जेड इफेक्ट कम होगा, क्योंकि एनायन का साइज़ बड़ा होता है। एनायन कब हो रहा है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे अट्रैक्शन की पावर उतनी कम होगी, ठीक है, तो साइज़ उतना बढ़ जाएगा। तो ये कैटायन है और ये एनायन है। अभी जब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, आयनिक बॉन्ड जब बना रहे हैं तो एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे तो ये कैटायन क्या करेगा बेटा, कैटायन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसमें। और एनायन का मतलब क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो कैटायन क्या करता है, कैटायन में क्या होता है, जेड इफेक्ट ज़्यादा है कैटायन का, ठीक है। जेड इफेक्ट ज़्यादा होने से साइज छोटा है, तो छोटा साइज होगा तो अट्रैक्शन की पावर बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ तुम्हें पता है, अगर कैटायन है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये कैटायन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। समझ पाए क्या बोला मैंने। जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये कैटायन क्या करेगा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर ऐसा करता है तो ये साइज़ ऐसा ना हो कि फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा।
ये कैटायन था अपना, ठीक है, इसने क्या करा, इसके साइज को डिफॉर्म कर दिया, सही है। इन इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करा तो ये साइज क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, समझ गए, हल्का सा अपनी ओर खींच लिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस कैटायन के पास आते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैटायन का साइज छोटा था, एनायन का साइज बड़ा था, या सब चीज़ भूल जाओ, वापस आओ कि जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो कैटायन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर खींचता है। तो एनायन का साइज क्या हो जाता है बेटा, डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, एनायन का साइज क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। एनायन क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स को, ये बात तुम जानते हो कि ये एनायन ने इस कैटायन के इलेक्ट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट नहीं करा, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि एनायन का साइज तो पहले ही बड़ा है, वो अपने घर के इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पा रहा, दूसरों के घर से क्या लूटेगा, ठीक है। तो ये कैटायन को कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, कैटायन ही इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो साइज डिफॉर्म हुआ बेटा, ये जो साइज डिफॉर्म हुआ इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ये कहलाती है पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पोलराइजिंग पावर, क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजिंग पावर। कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कहलाती है पोलराइजिंग पावर, और इसको दिखाते हैं बेटा ऐसे पी, पोलराइजिंग पावर। एनायन का जो अपना साइज डिफॉर्म हो रहा है इसको कहलाते हैं, ये जो टेंडेंसी है साइज डिफॉर्म होने की, ये कहलाती है पोलराइजेशन। क्लियर है दोनों बात, इतनी बात समझ आती है। अब देखो, अब इसमें होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स जितना कैटायन की ओर जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है जितना ज़्यादा कैटायंस की ओर जाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये इसको न्यूट्रल करने के लिए जाएंगे। अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन के पास पहुँच गए तो कैटायन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, क्यों, पहले कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आया मतलब न्यूट्रल हो गया। तो ये जो शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये धीरे धीरे किसको इंक्रीज करते हैं बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर को। किसको इंक्रीज करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर को। समझ पाए क्या बोल रहा हूँ मैं। कैटायन एनायन था, एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो कैटायन ने क्या करा, इसके एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करा। और कैटायन की ये टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कहलाती है पोलराइजिंग पावर, जिसको हम दिखाते हैं पीपी से। और जो एनायन का साइज डिफॉर्म हुआ उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की ओर आएगा, ये जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। समझ पा रहे हो, इसमें क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएगा। समझ गए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ते जाएगा। और अगर इन्वर्सली बोले हम, ठीक है, कि आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, शेयरिंग की ओर जा रहे हैं। समझ गए बात को। तो पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा होगी तो इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बात है, अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। या पोलराइजेबिलिटी अगर ज़्यादा है, सॉरी पोलराइजेशन, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफॉर्म हो रहे हैं, ज़्यादा कैटायन की ओर आ रहे हैं, तो उस टाइम पे भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। समझ पाए, इतनी सी कहानी थी। कैटायन और एनायन जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। इस टेंडेंसी को कैटायन की क्या कहा जाता है, पोलराइजिंग पावर। और ये जो साइज डिफॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी कैटायन की, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा, क्योंकि उतने ज़्यादा क्लोज आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डिफॉर्म, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, यही पोलराइजेशन है। साइज जितना डिफॉर्म होगा उस टाइम पे भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना इंक्रीज होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, जब भी हम पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे, कैटायन की। क्यों, केवल कैटायन ही इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि एनायन अट्रैक्ट करेगा, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि साइज़ बड़ा है उसका। मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, वो अपने घर के इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, इतना बड़ा साइज़ है उसका।
तो जब भी पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे हम तो किसको देखेंगे, कैटायन को। जब भी पोलराइजेशन की बात करेंगे किसको देखेंगे, इस एनायन को। क्लियर है बात, इतनी बात समझ आती है। एक बार देख लो इसको तरीके से, क्या बोला गया है, लिखना है इसमें, व्हेन कैटायन एंड एनायन अप्रोचेस ईच अदर, व्हेन कैटायन एंड एनायन अप्रोचेस ईच अदर for the formation of, when cation and anion approaches each other for the formation of ionic bond, for the formation of ionic bond, then मतलब जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं किसके फॉर्मेशन के लिए, आयनिक बॉन्ड के, then due to higher Z effect, then due to higher Z effect, cation, then due to higher Z effect, then due to higher Z effect of cation, it attract electron cloud, then due to higher Z effect of cation, it attract electron cloud, it attract electron cloud of anion toward itself, attract electron cloud of anion toward itself. ड्यू टू, ये समझ आ गई बात क्या हो रहा है, इसमें कैटायन था एनायन था एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैटायन का जेड इफेक्ट ज़्यादा होने से, पूरा लिखा हुआ है बोर्ड पे, कैटायन का जेड इफेक्ट ज़्यादा होने से क्या हुआ, इसने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करा। और मैं तुम्हें बताया था अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उस टाइम पे कैटायन का जेड इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण कैटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करा और इस टाइम पे क्या होगा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन की ओर जाएगा इटसेल्फ। इसके आगे लिखना, ड्यू टू विच पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन, ड्यू टू विच partially neutralization of charges, due to which partially neutralization of charges, due to which partially neutralization of charges occur, due to which partially neutralization of charges occur, and it develop covalent character in this bond, and it develop covalent character in this bond। समझ आ गया कि इससे क्या हुआ, कैटायन ने अप्रोच किया, कैटायन का जेड इफेक्ट ज़्यादा था तो इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करा। इससे क्या हुआ, ये पार्शियली न्यूट्रल होने की ओर गया। ठीक है, अगर पूरे इलेक्ट्रॉन चलाते तो पूरा न्यूट्रल हो जाता, बट ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, पार्शियली न्यूट्रल हो जाएगा। इससे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, दिस फिनोमिना नोन एज पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। कैटायन के एनायन इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट करने के फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं हम, पोलराइजिंग पावर बोला जा रहा है। ठीक है, एंड मतलब अब किसकी, पोलराइजिंग पावर की तो बात होगी, तो किसकी बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन किसको बोलेंगे, डिफॉर्म द साइज ऑफ एनायन, डिफॉर्म द साइज ऑफ एनायन। ठीक है, मतलब एनायन के साइज जो डिफॉर्म हो रहा है इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर किसको बोलेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को। समझ आ गया, पोलराइजिंग पावर डिफाइंड फॉर द कैटायन, पोलराइजिंग पावर डिफाइंड फॉर द कैटायन, एंड पोलराइजेशन डिफाइंड फॉर द एनायन।
क्लियर रहती बात? ठीक है, अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बनाना तुम, ठीक है? ये बना सकते हैं वैसे यही। सबसे पहले क्या करा, जो मैंने बोला है, जो लिखा रखा है सेम यही है। अब तुम्हें लर्न होता है बहुत अच्छा है, वरना लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ, जब कैटायन और एनायन ने एक दूसरे को अप्रोच करा, किसके लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो कैटायन का जेड इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण इसने क्या करा, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करा। अगर एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये पार्शियली न्यूट्रल होने जाएगा, ठीक है? या कैटायन का इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है बेटा, पोलराइजिंग पावर, ठीक है? या दूसरी चीज़ अगर हम वो बात करें कि एनायन का साइज जितना ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है? दोनों ही टाइम पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इधर को आएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है? तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। या हम बोलेंगे पोलराइजेशन अगर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा डिफॉर्म हो रहे हैं, डिफॉर्म का मतलब ज़्यादा क्लोज इसके जाएंगे, तो भी क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये डायग्राम बनाना पहले करो, फिर ये पूरा लिखना, ठीक है? कैटायन जेड इफेक्ट इंक्रीज, एनायन जेड इफेक्ट डिक्रीज, ठीक? इसको हटा देना। ये जो तुमने अभी लिखा हुआ है वो सब यही है बेटा, ठीक है? नोट करो इसको। हो गया, ठीक है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? मेन बात तो ये कि तुम्हें पूछा जाएगा किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है? कंपेयर करने के लिए दे देंगे 4-5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? और पूछा जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो कैसे कंपेयर करोगे इसको, हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजिंग पावर। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पोलराइजिंग पावर को, ठीक है? साथ साथ में समझ जाओगे दोनों। पोलराइजिंग ये मैं लिखा रहा हूँ बट दोनों चीज़ें आराम से समझ जाओगे। पहली चीज़ क्या है बेटा, देखो ये बात समझ लो पूरी कहानी में कि ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है? अब तुम्हें केवल क्या चेक करना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, यही बात चेक करनी है। फजांस ने केवल यही तुम्हें पूरे रूल के अंदर ये समझा रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे और इसमें पूछा गया होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है? या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो आयनिक कैरेक्टर। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो अगर तुम केवल कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना सीख जाओगे तो आयनिक कैरेक्टर आसानी से निकल जाएगा। तो उसको ध्यान से देखना कैसे करोगे। कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज़्यादा हो रहा है बोल रहा था, जब कैटायन क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, यही बोल रहा था। जब क्या कर रहा है कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है तब क्या डेवलप हो रहा था, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा था। इसका मतलब ये कैटायन जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं समझ आया क्या बोला मैंने? कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, सपोज ये कैटायन था, इसने पहले इतना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, ठीक है? फर्स्ट इतने, सेकंड में क्या करे, इसने थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, तो सेकंड टाइम पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है? थर्ड टाइम क्या करे, इसने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैटायन कितने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे कि एक एटम ये है बेटा कैटायन, एक ये है, एक ये है, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं तुमसे बोलूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, पोलराइजिंग पावर की, केवल कैटायन को चेक कर रहे हैं। एनायन हर किसी में सेम है, सपोज इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसका साइज़ क्या है, कम है। जिसका साइज़ छोटा होगा, जिसका साइज़ क्या होगा बेटा, छोटा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। ये बात तो तुम बार बार पढ़ते, सेम चीज़ है, बस टर्म चेंज कर दिए, चीज़ें सेम है जो पढ़ते आ रहे हो, बस उसने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया। यही तो पढ़ा था हमने, जिसका साइज छोटा अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा। अब यहाँ पे घुमा फिरा के पोलराइजिंग पावर बोल दिया उसने। जिसका साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक बात है। दूसरी बात, अगर एक तो हमने साइज़ बोल लिया, साइज छोटा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा,
अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा। या दूसरा अगर मैं बोलूँ यहीं पे, सपोज एक एलिमेंट है ए, ठीक है, इसको हमने कैटायन बनाया A+, एक बनाया A+2, एक बनाया A+3। मैं पॉजिटिव की बात क्यों कर रहा हूँ केवल बेटा? अभी केवल हम बात कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर की, और पोलराइजिंग पावर केवल किस में देखना है हमने? कैटायंस में, ठीक है। कोई सेम एलिमेंट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, 2+ है, 3+ है, जो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज उतना क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो हमने बोली, अगर साइज कम है किसी एलिमेंट का तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। साइज कम मतलब, और पोलराइजिंग पावर को किससे ध्यान रखना है तुमने? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। साइज कम, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। दूसरी चीज़ अगर घुमा फिरा के यहाँ पे पूछ लिया चार्ज के बेसिस पे, तो भी सेम बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम का साइज उतना छोटा होगा, और साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। समझ गए दोनों फैक्टर कौन कौन से? एक तो साइज है, एक चार्ज है। मतलब साइज छोटा होने पे कैटायन का, साइज छोटा होने पे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, और पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर कैटायनिक चार्ज बढ़ रहा है, कैटायनिक की बात करेंगे क्योंकि पोलराइजिंग की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम चार्ज की बात करेंगे। अगर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। चार्ज बढ़ने का मतलब साइज छोटा, जितना साइज छोटा इलेक्ट्रॉन्स को उतना अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज जितना बढ़ेगा आयन में, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर के दोनों फैक्टर समझ आ गए, चार्ज और साइज। दोनों फैक्टर क्या क्या है इसके? एक तो चार्ज है, दूसरा फैक्टर हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? साइज की, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजिंग पावर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो इसमें लिखना फर्स्ट साइज ऑफ आयन। किस में लिखना है? पोलराइजिंग पावर के अंदर साइज ऑफ आयन। पहला फैक्टर क्या ले लेते हैं? साइज ऑफ आयंस। ये बात समझ आ गई ना? साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है। साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, ठीक है। इसमें लिखना साइज ऑफ आयंस में, स्मॉलर विल बी साइज ऑफ, स्मॉलर विल बी साइज ऑफ आयन, स्मॉलर विल बी साइज ऑफ आयन, मोर विल बी द अट्रैक्ट, या मोर विल बी द अट्रैक्शन। smaller will be the size of ion, more will be the attraction of electron, more will be the attraction of electron. So polarizing power increased, smaller will be the size of ion, more will be the attraction of electron, ठीक है। स्मॉलर साइज होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज्ड। तो पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी बेटा? साइज की। दैट्स वाई पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। अब एक बार तुम खुद से करना, पहला क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि पोलराइजिंग पावर किस में होगी कंपेयर टू पोलराइजिंग पावर, ये दिया गया तुम्हें, ये एलिमेंट्स दे दिए, ये आयंस दे दिए तुम्हें, ठीक है। एलिमेंट्स, एटम की तो बात करेंगे नहीं, किसकी बात करेंगे? आयंस की, क्योंकि कैटायन और एनायन को हमने कंपेयर करना है। तो पोलराइजिंग पावर किस में देखनी है? कैटायंस में। तो मैंने क्या बोला? साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा। इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी बेटा? सबसे ज़्यादा होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? पोलराइजिंग पावर की, ठीक है। पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? Li+। यहीं पे अगर तुमसे दूसरा पूछ लिया गया, पोलराइज, पहला तो ये समझ आ गया साइज छोटा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। दूसरा अगर यहाँ पे दे दिया गया ये
टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे Li प्लस की थी, यहाँ पे Be प्लस 2 की थी, समझ गए, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया हमारा, साइज। दूसरा फैक्टर भी मैंने तुम्हें समझा दिया चार्ज के बारे में, चार्ज ही जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि साइज छोटा जाता है इससे। तो ये लिख लेना, कंपेयर टू, यहाँ पे लिख भी ले रहे ना, कंपेयर टू पोलराइजिंग पावर। डायरेक्ट अगर पी भी लिखते तो समझ आएगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इसका लिखना, चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन, ये सेकेंड फैक्टर है, ठीक है। तो चार्ज अगर इंक्रीज होगा, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, पोलराइजिंग पावर। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना छोटा, और साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। मैं बार बार तुम्हें चीज़ें बोल रहा हूँ, तो बेटा यहीं पे क्लास में ही रट लेना इनको तरीके से, या समझ लेना। चार्ज ही जितना ज़्यादा होगा इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होने वाली है, उतनी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। इसमें पहला एग्जाम्पल लिखना, यहाँ पे लिखा देता हूँ, Na प्लस Mg 2 प्लस Al प्लस 3। सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको, ठीक है, हो गया। दूसरा सॉल्व करो, Li ले लो, Be 2 प्लस B प्लस 3। दूसरा ही फैक्टर है। पहला हमने क्या बोला, साइज, ठीक है। दूसरा हम बोल रहे हैं चार्ज। चार्ज किसका ज़्यादा है बेटा, Na प्लस Mg2 प्लस और Al प्लस 3 में Al प्लस 3 का चार्ज ही ज़्यादा है, ठीक है। कितनों का सही है ये आंसर, इसकी क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। कितनों का आंसर सही है, सेकंड, इसकी पोलराइजिंग पावर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाई गई है। जिस बच्चों का आंसर ये सही है, मतलब उसको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसका, दोनों हो गए पोलराइजिंग पावर के, किसमें, साइज और आयंस पे। अब अगर मैं तुमसे थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लूँ कि यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। अभी मैंने तुम्हें बोला था कि पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, Li प्लस का, और यहाँ किसका होगा, Be प्लस 2 का। यहाँ अगर कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, पोलराइजिंग पावर के, ठीक है। पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो किसका ज़्यादा होएगा, +3, और यहाँ पे +3, ठीक है। तो पहला फैक्टर समझ आ गया तुम्हें, पहली चीज़ समझ आ गई पोलराइजिंग पावर के बारे में। तो पूरी कहानी किसमें है कि एक कैटायन एक एनायन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी ओर खींच रहा है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा, ठीक है। एक बात, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी करा रही है पोलराइजिंग पावर, और जो साइज डिफॉर्म हो रहा है एनायन का उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर है। पोलराइजेशन कैसे कंपेयर करोगे, या पोलराइजिंग पावर कैसे कंपेयर करोगे, साइज छोटा या चार्ज ज़्यादा। दोनों के टाइम पे या तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पोलराइजिंग पावर की, साइज छोटा है या कैटायनिक चार्ज ज़्यादा है, दोनों टाइम पे क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी। और पोलराइजिंग पावर अगर इंक्रीज है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये था किसका, पोलराइजिंग पावर का। एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, शायद तुमने वर्ड भी नहीं सुना होगा, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुना है, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सुना है वर्ड, नहीं सुना होगा शायद। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है तुम्हें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, NGC का मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, NH2 NP6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोला जाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, किसको, NH2 NP6। बस अगर बात करें स्यूडो नोबल गैस की, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की,
ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं Pg। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, पहले ये चीज़ समझ आ गई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो NH2NP6 होता है जिसमें N फुली फिल्ड होगा, P फुली फिल्ड होगा। ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और सॉरी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, कि जिसमें N तो फुली फिल्ड होता है, P भी फुली फिल्ड होता है, फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या है, D भी फुली फिल्ड होता है, ND10। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे S, P और D, जहाँ पे S, P और D क्या होते हैं, 3 के 3 फुली फिल्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, S और P था, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। बट अगर हम बात करेंगे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की, तो वहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, जहाँ पे S कंप्लीटली फिल्ड होगा, P कंप्लीटली फिल्ड होगा, D कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन जिसके पास आएंगे उसको बोलेंगे स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल अगर हम पूछें इसका, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, चीज़ें तो समझ आ गई ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2NP6, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 8। और स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये NS2NP6 ND10, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे हमने बात करी नियॉन की या सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं सोडियम पॉजिटिव बनाता हूँ Na+, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बात तो तुम्हें समझ ही आती होगी, ठीक है। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसा अगर यहीं ले लेता हूँ मैं, हमारे पास आ गया बेटा कॉपर, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं किसका, कॉपर का। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। एक्सेप्शन है, ये तो पता है तुम्हें, 4s1 3d10। तो अगर मैं इसका क्या बनाता हूँ, Cu+ बना देता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा इससे। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव होगा, D से या S से, हमेशा किससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है, लास्ट शेल से। मैंने तुम्हें एक बार बताया था, जो लास्ट शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो लास्ट कौन सा होगा, 3 होगा या 4 होगा, 4th लास्ट शेल होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये रिमूव हो गया तो क्या हो जाएगा, 3d10। अब बेटा ध्यान से देखो, S, P और D ये क्या है, फुली फिल्ड है। इसका मतलब जो कॉपर प्लस है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ पाए बात, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलेंगे हम, जिसमें S, P और D क्या होंगे, फुली फिल्ड होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो अब मैं अगर इसको बनाऊँ Zn+2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 3s 3p 3d, क्या हो जाएगा, 3s2 3p6 3d10। तो ये भी क्या होगा बेटा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोल रहे हैं, जिसमें S, P और D क्या होंगे, फुली फिल्ड होंगे। तो जैसे हमने Zn+2 ले लिया, ये ले सकते हैं, Hg+2 ले सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या होंगे, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने कॉपर लिया, कॉपर के साथ क्या ले सकते हैं बेटा, Ag+, Au+, ये सब के सब क्या होंगे, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगे। क्लियर है बात, इसको लिख लेना। फिर इसमें लिखना, नेक्स्ट फैक्टर में लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग, पहला क्या लिखा था, साइज, दूसरा था चार्ज, थर्ड लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड फैक्टर है पोलराइजिंग पावर का,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। स्यूडो क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इसमें लिखना, अच्छा एक बात सुनो आप लिखने से पहले, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक साइड कैटायन हम कंटिन्यू चेंज कर रहे थे, ठीक है, कैटायन रखते रखते एक बात समझ आ गई थी कि जहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और जहाँ पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट या कैटायन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। क्या, जहाँ पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया, ये एस पी और डी जहाँ पे दिख रहा था फुली फिल्ड, वो किसके कंपेयर में, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था। मतलब सिंपल सी बात थी, ये एक्सपेरिमेंट था। अब सिंपल बात क्या समझ आती है यहाँ पे कि अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, स्यूडो वाला, ठीक है। इसका मतलब पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर होगी ज़्यादा। इसका मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। नहीं समझ आया? एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया कि स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी कैटायन का था वो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स के कंपेयर में, ठीक है। तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर क्या थी बेटा, ज़्यादा थी, ठीक है। इसमें लिखना एक लाइन लिख लो इसमें, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड that have experimentally observed them, that experimentally observed that cation having pseudo inert gas configuration, that having pseudo inert gas configuration have more polarizing power, have more polarizing power, it is experimentally, ठीक है। एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन था, उसमें क्या थी, अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा थी, मोर पोलराइजिंग पावर कंपेयर टू नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंपेयर टू नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये नोट कर लेना, अब पहला ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, नोबल गैस वाला है, और ये क्या तुम्हारा स्यूडो नोबल गैस है। ये नोबल गैस का है, स्यूडो नोबल, ये भी डाल लेना स्यूडो में। क्लियर है बात, समझ आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे अगर तुमसे पूछ लिया गया, एक दे दिया Cu प्लस, ठीक है, और एक यहाँ पे आया तुम्हारे पास Na प्लस, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी बेटा, कॉपर प्लस की। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था कि जहाँ पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कर लेना नोट यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, पोलराइजिंग पावर वाला पार्ट तुम्हारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। 3 फैक्टर समझ आ गए। पहला हमने साइज़ बोला, साइज़ छोटा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। दूसरा हमने बात करी चार्ज की, चार्ज ज़्यादा कैटायन पे तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। लास्ट क्या था, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो का मतलब जहाँ पे एस, पी और डी क्या होंगे, फील्ड होंगे फुली। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है किसको, एनायंस को, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ले लें नेक्स्ट फैक्टर, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या था, यहाँ पे कैटायन था, ये एनायन था, ठीक है। ये जो जा रहा है साइज डिफॉर्म होना, ये क्या था बेटा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कब इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड कब ज़्यादा जाएंगे, जब इसका साइज़ बड़ा होगा। जितना बड़ा साइज़ होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड उतना कम होगा, और जितना होल्ड कम होगा ये क्या करेगा, साइज़ उतना ज़्यादा डिफॉर्म होगा।
ठीक है। सामने वाला उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा इसका, कब? जब इसका साइज़ बड़ा होगा। क्लियर है बात? या अगर हम बोले चार्ज की बात, तो चार्ज ज़्यादा होगा। सपोज यहाँ पे देखो एक बार, एक तुम्हारे पास है कैटाइन ये, एनाइन सॉरी, एक एनाइन ये है, दूसरा एनाइन ये है, तीसरा एनाइन ये है, ठीक है। यहाँ कैटाइन सेम है, इसको अगर हम बोले ए, इसको बोले बी, इसको बोले सी, तो जैसे जैसे इसका एनाइन का कैटाइन सेम है, चेंज कौन कर रहे हैं आप? एनाइंस कर रहे हैं। कैटाइन सेम है, एनाइन चेंज हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला जो सामने है वो क्या हो रहा है? बड़ा होते जा रहा है। बेटा जितना साइज़ बड़ा होगा एनाइन का, अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड उतना कम होते जाएगा, और होल्ड जितना कम होगा सामने वाला कैटाइन उसको क्या करेगा? उतना ज़्यादा डिफॉर्म कर लेगा। समझ पा रहे हो? जितना होल्ड कम होगा तो सामने जो कैटाइन है उतना इफेक्टिवली उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जितना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन जाएंगे पोलराइजेशन उतना क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ पाए? ठीक है। दूसरा फैक्टर अगर हम बात करें चार्ज की, हमारे पास है एक A माइनस, A2 माइनस, A3 माइनस या A-3। तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज उतना बड़ा होगा, साइज जितना ज़्यादा बढ़ा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा। समझ गए? पोलराइजिंग पावर मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हम केवल कैटाइन में डिटरमाइन करेंगे। पोलराइजेशन मतलब डिफॉर्म होना, किसका डिफॉर्म होना? एनाइन का। ठीक है, तो एनाइन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन, ठीक है। क्लियर है बेटा बात? तो इसमें लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन में पहला लिख लेना साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। ये तो समझ आ गया होगा। अगर रेडियस इंक्रीज करती है या साइज इंक्रीज करता है, इसमें ज़्यादा कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए तुम्हें। अगर रेडियस इंक्रीज करती है इसका मतलब इसका जो जेड इफेक्ट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। आर मतलब समझ जाओगे ना, साइज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइज ही लिख लो। साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका जेड इफेक्ट कम होगा, जेड इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे अपना होल्ड कम है, तो उसकी जो पोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगी? पोलराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। इफ आयनिक साइज इंक्रीज्ड, लिखना है इसमें, इफ आयनिक साइज इंक्रीज्ड then Z effect decrease and polarization increased and polarization is increased. For example, F minus, Cl minus, Br minus and I minus, ये सब नेगेटिव के लिए हमने, क्योंकि पोलराइजेशन केवल किस में चेक करने हमने? एनाइंस में चेक करने। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? जितना बड़ा साइज पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड उतना कम होगा, क्योंकि तो क्या हो जाएगा ट्रेंड ये। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पोलराइजेशन की। क्लियर है? पहला साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा। सेकंड है, तुम करो O-2, इसमें भी क्या चेक करना है तुमने? पोलराइजेशन चेक करना है। ठीक है, ये नेगेटिव है। नोट्स प्रॉपर बनाना है बेटा, नोट्स तरीके से बनाना, जो जो बोल रहा हूँ सब लिखना है। यह है तुम्हारा गृह कार्य, होमवर्क, इसको ट्राई करना। N-3 P-3, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब इसकी पोलराइजेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ये दोनों मैंने बता दिया। साइज बढ़ेगा एनाइन का तो पोलराइजेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये साइज वाला फैक्टर था। ठीक है, हो गया? नोट कर लिया? नोट कर लिया उसको। समझ गए बेटा? ये बात समझ गए? अब अगर हम साइज की बात समझ गए तो हम दूसरी बात क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। ठीक है, चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा।
तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलराइजेशन के। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये तुमने होमवर्क में करना है, इसको होमवर्क कर लेना, बाकी है। तो पोलराइजिंग पावर भी हो गया, पोलराइजेशन भी हो गया। पोलराइजिंग पावर में केवल तुमने चार्ज ही चेक करना है, साइज चेक करना है। और एक आता है तुम्हारा स्यूडो नोबल गैस। स्यूडो जहाँ पे दिखेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उसकी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें पोलराइजेशन का, तो तुमने क्या चेक करना है, साइज़ और चार्ज। साइज़ ज़्यादा एनायन का, पोलराइजेशन बढ़ेगा मतलब ज़्यादा डिफॉर्म होगा। और अगर चार्ज बढ़ेगा मतलब एक में नेगेटिव चार्ज, एक में 2 नेगेटिव, एक में 3 नेगेटिव, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज बढ़ने से साइज़ बढ़ता है। तो ये बेटा बताया था फजांस ने कि कैसे हम कोवेलेंट कैरेक्टर को देखेंगे, ठीक है। तो ये जितने फैक्टर्स थे मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन को। इसके नोट्स सभी ने प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है। ये कहानी समझ आ गई तुम्हें क्या क्या हो रहा है इसमें? अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, एक बार वापस पूरा रिवाइज कर लो। ये कैटायन था, ये एनायन था, ठीक है। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज है मतलब भूखा नंगा टाइप है, तो इसने सामने वाले से लूटपाट स्टार्ट कर दी। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, या कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना कहलाता है बेटा पोलराइजिंग पावर, ठीक है। और एनायन का जो साइज डिफॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ये दोनों बात क्लियर है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ आती है। अब पूछा आता है कि पोलराइजिंग पावर कब बढ़ेगी? जब एक कैटायन छोटा होगा, जब इसका साइज़ क्या होगा, कम होगा। जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा लूटपाट करेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। या इसमें चार्ज ही ज़्यादा होगा, चार्ज ही ज़्यादा होगा तो भी हमें समझ आता है चार्ज ज़्यादा मतलब वापस साइज छोटा, ज़्यादा लूटपाट, ठीक है। या अगर इसमें होगा स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर इसमें क्या है बेटा NS2 NP6 ND10, मतलब S P और D क्या है, फुली फिल्ड है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, S भी कम्प्लीटली फिल्ड है, P भी कम्प्लीटली फिल्ड है, D भी। तो इसको क्या बोला जाता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा याद रखना, कॉपर में हो सकता है, सिल्वर में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, ये सब स्यूडो वाले हैं, ठीक है। ये सब के स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ठीक है। ये किसके अंदर आएंगे, स्यूडो नोबल गैस। मतलब हमने क्या बोला, साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, मतलब वापस से साइज छोटा, और जहाँ पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हम हर टाइम पे क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, इसका मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। वैसे इसको पूरा करेंगे हम आगे, ठीक है, बट अभी समझ लो, समरी है। जहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अगर इसको देखेंगे, जितना बड़ा साइज़ होगा, ठीक है, जितना बड़ा साइज़ होते जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड उतना कम होते जाएगा इसका। जितना साइज़ बड़ा होते गया अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड उतना कम होते गया, मतलब साइज़ उतना ज़्यादा डिफॉर्म होते जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर इसका साइज़ हो गया ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे साइज़ कम था, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना था, इसने इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब साइज़ बड़ा होगा। अगर चार्ज हो गया ज़्यादा, चार्ज कौन सा, एनायनिक चार्ज ज़्यादा होगा, तो साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स हैं इसके। और दोनों ही टाइम पे अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ती है या पोलराइजेशन बढ़ता है, दोनों ही टाइम पे क्या इंक्रीज़ होगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये जितना ज़्यादा इस साइड को आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। समझ आ रही बात है? तो यही था फजांस रूल। उम्मीद करता हूँ बेटा ये समझ आ गया होगा तुम्हें, ज़्यादा लेंदी है नहीं, ठीक है, आसान टॉपिक था, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है फैक्टर सपोर्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या बोल रहा हूँ मैं, फैक्टर्स सपोर्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर को। तो तुम्हें मैंने अभी बताया था, अगर स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन का साइज क्या है, स्मॉल है,
ठीक है, अगर कैटायन का साइज छोटा है, ठीक है, या चार्ज इंक्रीज्ड कैटायन, चार्ज इंक्रीज्ड एनायन, और क्या होगा, साइज इंक्रीज्ड एनायन। ये फैक्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कैटायन का साइज, कैटायन का चार्ज, एनायन का साइज, एनायन का चार्ज। क्लियर है? ये अगर बढ़ता है, जो भी, अगर स्मॉल साइज है कैटायन का, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज होगा। चार्ज ज़्यादा होगा अगर कैटायन का, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। चार्ज ज़्यादा होगा एनायन का, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। साइज ज़्यादा होगा एनायन का, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे समझ आ ही जाना चाहिए अब, क्योंकि सेम चीज़ है। पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग, अगर ये समझ आ गया, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन, तो ये बात समझ आ ही जाएगी तुम्हारी। ठीक है, इतनी बात समझ आती है बेटा। अब एक टॉपिक आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं बोलूं पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है तो पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ रही है, पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। पोलराइजिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जितना अट्रैक्ट करेगा साइज उतना डिफॉर्म होगा, और जितना डिफॉर्म होगा पोलराइजेशन उतना बढ़ेगा। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, उतना ज़्यादा। मतलब पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा, उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर, कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बट कोवेलेंट का ये कम होता है। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ आई? पोलराइजिंग पावर इंक्रीज तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर ये हो रहा है इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन पी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और क्या हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, तो इस टाइम पे कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आयनिक ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं कंपेयर टू कोवेलेंट के। आयंस में होते हैं ना, ब्रेक हो जाते हैं इजीली, जितनी इजीली आयंस में ब्रेक होंगे सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी। बट हम बोल रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ आ रही बात? पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये बढ़ने पे या ये दोनों बढ़ने पे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और उसी टाइम पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तुमसे कभी कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो सबसे पहले देख लेना कोवेलेंट, ये निकाल के कोवेलेंट कैरेक्टर, जहाँ ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। जहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा वहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, और जो कलर इम्पार्टमेंट की टेंडेंसी है, जो कलर इम्पार्ट करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लिख लेना है इसको, ये उतार लेना है किस में, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये कर लेना। अब अगर इसको लिखना चाहो तुम लिख सकते हो, इफ पोलराइजिंग पावर इंक्रीज्ड देन पोलराइजेशन इंक्रीज्ड,
and covalent character increased. Covalent character and melting boiling point inversely proportional to each other. ठीक है, और solubility में भी लिख लेना. और इसकी कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी. कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी इंक्रीज्ड. ठीक है, कोवेलेंट करेक्टर जहाँ ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा कलर तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं. कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी इंक्रीज्ड. समझ आता है बेटा? ये बातें समझ आ गई क्या है? इसको तरीके से सिस्टमैटिक नोट्स बना कर लिख लेना कहीं. ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं. चलो इसको नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन लगाते हैं. लिखना कंपेयर टू कोवेलेंट करेक्टर. कंपेयर टू कोवेलेंट करेक्टर between पहला क्वेश्चन है, क्या कंपेयर करना है इसमें? कोवेलेंट करेक्टर. कंपेयर टू कोवेलेंट करेक्टर. फर्स्ट तो ये है. ठीक है, सेकंड है देखो, अगर फर्स्ट में तुम देखोगे LiCl और NaCl, एक में कंपेयर करके बताता हूँ तुम्हें. ठीक है, LiCl और NaCl. तो जो Cl और Cl वाला पार्ट है, मतलब जो एनाइनिक पार्ट है, एनाइन क्या है इसमें बेटा? सेम है. तो अगर एनाइन सेम है तो किसको चेक करोगे? कैटाइंस को चेक करोगे. कैटाइन कौन है यहाँ पे? Li और Na. ठीक है, चार्ज सभी में सेम है. चार्ज सेम है तो फिर क्या चेक करने वाले हो? इसका साइज चेक करोगे. Li, Na, K, Rb टॉप टू बॉटम जा रहे हैं. ठीक है, ली, ना, की, रब, याद आ रहा है? टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज़ बड़ा होगा, और अगर साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी. ठीक है, तो जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, और अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. समझ पाए बात को? पहला क्वेश्चन ये था. दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, BeMgCaSr, वापस से F2 और F2, मतलब जो एनाइनिक पार्ट है बेटा वो वापस सेम है. क्या चेंज हो रहा है? कैटायन चेंज हो रहे हैं. कैटायन टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहे हैं. इसका मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम को डिक्रीज होगा. सही है, टॉप टू बॉटम क्या है इसमें? आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. सॉरी, आयनिक नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. ये समझ आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा. क्लियर है दोनों बात? सही है. अब अगर बेटा इसी में तुमसे पूछ लिया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो मैंने क्या बोला? कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम. तो LiCl का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा. सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? RbCl का. समझ पाए बात क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो वापस से, ये क्या कंपेयर कर रखा हमने? ये जो कंपेयर कर रहे हैं हम, ये है कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर है. सही है. अब अगर इसी में मैं तुमसे पूछूं कि मेल्टिंग पॉइंट बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो तुम्हें पता है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के. कोवेलेंट कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो निकाल लोगे ऐसे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दिया गया है NaCl और CuCl, NaCl और CuCl. तो देखो वापस से एनाइन सेम है. एनाइन क्या है यहाँ पे? सेम है. चेंज क्या कर रहे हैं? कैटायन. यहाँ पे Cu है, यहाँ पे Na है. तो आप साइज़ कंपेयर करोगे? नहीं, साइज़ कंपेयर नहीं करना है. क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जो Cu है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2
3p6 3d10। क्यों? क्योंकि Cu प्लस है बेटा, अगर ये ब्रेक होगा Cu प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। ये किस में टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस। तो जो Na है ये क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि क्या है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए दोनों बात को? और जहाँ पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब उसमें क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसको लिख लेना, ड्यू टू स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन CuCl is more covalent compared to NaCl, is more covalent compared to NaCl। अब इसके आगे लिख लेना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गई? इसके आगे क्या लिखना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लो। सही है? कर ले जाओगे बेटा ऐसा? कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट कर लोगे आप? चलो इसी में अगर हम देखें, कंपेयर टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक एक कर लेते हैं। किसके बीच कर लेते हैं? NaCl CuCl। ये वापस से क्या है तुम्हारा? होमवर्क है। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? उसका मेल्टिंग का पॉइंट कम होगा। दूसरा लिख लो KCl और AgCl। चलो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें। NaCl और CuCl में अभी तुमने देखा था कि जो CuCl है ये क्या है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? तो इसका क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। सेम यहाँ पे भी है, ठीक है? वापस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंप्लीट होता है बेटा तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? इसमें काफ़ी क्वेश्चंस और करेंगे हम, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। अब जो वीडियो तुम्हारे पास आ रहा है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, जैसे ही वीडियो आता है उसी टाइम पे इसको देखो, उसी टाइम पे रिवाइज करो, ठीक है? तभी मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। कैटाइन एनाइन का साइज़ देखना है, उनका चार्ज देखना है, और कैटाइन में एक एक्स्ट्रा क्या देखना है तुमने कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। मैंने पूरा लिखा के तुम्हें बता दिया कौन कौन वो हो सकते हैं। तो इसको प्रॉपर तैयार करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? चलो बाय। फजांस रूल कंप्लीट हो गया तुम्हारा, आयनिक का लगभग पोर्शन कंप्लीट होता है। तो यही था तुम्हारा फजांस रूल, जो हमें किसने दिया था? साइंटिस्ट जो था फजांस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको करो फिर, ठीक है? बाय।